प्रगतिवाद के बारे में और आगे जानना चाहें, प्रगतिवादी साहित्य जहां सामाजिक यथार्थता का चित्रण करता है, सामाजिक समस्याओं का चित्रण करता है, राष्ट्रीयता की बात करता है, मानवता की बात करता है, शोषक और शोषितों के बारे में चर्चा करता है, शोषकों के प्रति उनमें आक्रोश है, शोषितों के प्रति सहानुभूति है। प्रगतिवादी साहित्य पूरी तरह धर्म और ईश्वर को कारण मानता है समाज को दो पार्टों में विभाजित होने का, कि लोगों को धर्म के नाम पर ठगा जा रहा है, ईश्वर के नाम पर ठगा जा रहा है। तो प्रगतिवादी जो कवि है वो पूरी तरह उनको क्षोभ होता है, दुख होता है, उनको पीड़ा होती है ईश्वर और धर्म के नाम पर। तो प्रगतिवादी साहित्य पूरी तरह भौतिकता और बौद्धिकता से युक्त है। भौतिकता, वो बहुत लग्जरी जीवन चाहता नहीं है। कवि बात करता है भौतिकता की। भक्ति काल में बात हुई आध्यात्मिकता की। सूर्यकांत जयशंकर प्रसाद ने बात की है अति भौतिकता और अति यांत्रिकता की, कि इससे मनुष्य त्रस्त है, पीड़ित है। लेकिन प्रगतिवादी कवि बात करता है भौतिकता की, लेकिन उनकी जो भौतिकता है वो विलासता नहीं है, वो आवश्यकता है। ध्यान देना, प्रगतिवादी कवि की जो भौतिकता है वो विलासता नहीं कह सकते उसको, कि उसको हर एक मजदूर वर्ग को विलासी जीवन चाहिए ना। वो बात करता है बात करता है उपयोगिता की, बात करता है आवश्यकता की, बात करता है कि भौतिकता वहीं तक कि एक के तो श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक टुट जाड़ों की रात बिताते हैं। माँ एक कवि ने कि झूठे दोनों को चाटने के लिए कुछ भिखारी वो बच्चे खड़े हुए हैं कि कब ये दोना फेंके और कब हम उसको चाटें। जिनके कुत्तों को दूध और वस्त्र मिलते हैं, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, और जहां कुत्तों को तो दूध और वस्त्र मिलते हैं उनसे उनको पीड़ा नहीं है, लेकिन उनकी पीड़ा यह कि जो भूखे बालक हैं वो भी भूखे ना सोएं। वो माँ चलती है चूने का घोल पिलाने को, कुछ बच्चा दूध की जिद करता है तो उसको चूने का घोल पिलाने की जो पीड़ा है उनको, कि उनको ये पीड़ा नहीं कि उनके कुत्ते वस्त्र पहनते दूध पीते हैं, उनको पीड़ा इस चीज की है कि उन भूखे जो मजदूरों के जो बालक हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो प्रगतिवादी जो कवि है वो पूरी तरह भौतिकतावादी कवि है, लेकिन ध्यान रहे उनकी भौतिकता आवश्यकता है। आवश्यकता तक ही भौतिकता की बात करते हैं, विलासता की बात नहीं करते, बौद्धिकता की बात करते हैं। भावनाओं में बहना नहीं चाहते कि भावनाओं में बहकर धर्म की आड़ लेकर, ईश्वर की आड़ लेकर भावनाओं में बहकर लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो प्रगतिवादी जो कवि है उसको वो भौतिकतावादी कवि है, बौद्धिकता उसमें कूट कर भरी हुई है, उसके अंदर पीड़ा है, उसके प्रति वर्ग चेतना की भावना है, उसको एक मनुष्य की हर एक समस्या की निरालाने वह आता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर दोनों हैं एक, चल रहा लकोटिया टेक, भूख मिटाने को मुट्ठी भर दाने को। एक भिखारी की कविता बड़ी चित्रात्मक शैली में, ऐसा लगता है कि भिखारी हमारे सामने ही आ रहा है, कि भिखारी वह आता, पछताता वह रास्ते पर आता, पेट पीठ मिल, भूख से इतना व्याकुल है कि पेट और पीठ मिलकर दोनों एक हो गए।
चिपक गया पेट। भूख मिटाने मुट्ठी बरताने को भीख मांगता है। एक उन्होंने इलाहाबाद के पथ पर एक कविता लिखी, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, देखा तो मुझे एक बार, श्याम तन पर बंधा नयन नतन प्रिय कर्मरत मन। कि वो एक महिला पत्थर तोड़ रही है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के सामने भूखी प्यासी धूप में, उनकी ऐसी गाड़ियां आती जाती हैं, उसकी किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, मीरा ला के उसकी तरफ ध्यान जाता है। तो प्रगतिवादी जो कवि है उसने हर एक व्यक्ति की, हर एक पीड़ित, हर एक तिरस्कृत व्यक्ति को, शायद उसका नारायण ही दरिद्र नारायण है, दरिद्र है, दरिद्र नारायण की कल्पना की। तो प्रगतिवादी जो कवि है वो पूरी तरह भौतिकतावादी है, बौद्धिकतावादी है, बौद्धिक है। फिर एक बार बता दूं कि उनकी भौतिकता में विलासता नहीं है, आवश्यकता है, उपयोगिता है। प्रगतिवादी कवि भोगी नहीं है, उपयोगी है, उपयोगिता की बात करता है। कृषक को उन्होंने अपने साहित्य, वो मानते हैं कि प्रगतिवादी जो छायावादी, ये भारत का श्रमिक और कृषक पूरी तरह त्रस्त और पीड़ित है। कृषक को बचाया जाए, श्रमिक को बचाया जाए, उनको उनका जो हक है वो उनको दिया जाए। वो एक नए युग की उम्मीद लगाते हैं कि जहां सबको समान रूप से अधिकार, आर्थिक आधार पर इतनी ज्यादा गहरी खाइयां ना हो समाज में। कि किसी विद्वान ने कहा कि एक कमरे में 32 लोग रहते हों और एक 32 कमरों वाले मकान में एक ही व्यक्ति रहता हो, इतना ज्यादा भेदभाव ना हो। प्रगतिवादी कवि ने प्रेम को अब तक लोगों ने जो रीतिकाल में उसको बिल्कुल विलासिता का वातावरण बना दिया, छायावादी में वायवी दृष्टिकोण बना दिया, भक्ति काल में ईश्वर की ओर प्रेम, आदिकाल में प्रेम का रूप एक अलग ही प्रकार का था। लेकिन प्रगतिवादी कवि स्वस्थ प्रेम की कल्पना करता है, स्वस्थ प्रेम की। नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है प्रगतिवादी कवियों का, वो बड़ा अनूठा है। आदिकाल में हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष की काल की बात करें तो आदिकाल में नारी को युद्धों का कारण माना गया। बीसल देवरासों में की राजमती नायिका, जो नरपति नल का लिखा हुआ है चारण साहित्य में, बीसल देवरासों की नायिका राजमती का हृदय चीत्कार कर उठता है कि अस्त्रीक जन्म का दिगो रे महेश, अवर जन्म थारे घाना नरेश। कि हे भगवान, स्त्री का जन्म क्यों दिया, तेरे बहुत जन्म, कि जन्म लेते ही पिता के अधीन, बड़ी होते ही पति के अधीन और पुत्रों के अधीन, स्वतंत्रता कहीं नहीं। आदिकाल के युद्धों का जो चित्रण, जो आदिकाल का जो आलोचक करते हैं, जो युद्धों का कारण मानते हैं, वो साम्राज्य विस्तार की भावना मानते ही नहीं है। वो मानते हैं कि पड़ोसी किसी राजकुमारी की सुंदरता या महारानी की खूबसूरती का अपहरण करने के लिए उस समय युद्ध हुए हैं। तो कवियों ने युद्ध का कारण क्या कल्पित, आलोचकों ने युद्ध का कारण क्या कल्पित कर लिया, पड़ोसी किसी राजकुमारी या खूबसूरत महारानी का अपहरण करना, उसको प्राप्त करने की भावना।
तो श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, और जितना ज्यादा श्रृंगार रस का प्रयोग आदिकाल में उतना ही ज्यादा वीर उससे उससे उतना ही ज्यादा खतरनाक युद्ध। तो खतरनाक युद्ध होने के कारण वीर रस का जबरदस्त प्रयोग हुआ है। तो आदिकाल में नारी को युद्धों का कारण माना, कि नारी स्त्री को एक भोग की वस्तु ही मान लिया, उपयोग की वस्तु नहीं माना, समाज का हिस्सा नहीं माना। अब और आगे बढ़ते हैं भक्ति काल में। आदिकाल में जहां युद्धों का कारण माना, भक्ति काल में उसको देवी का दर्जा दे दिया, पूजनीय। यत्र नार्यन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के सिद्धांत पर चले कि जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता रमण करते हैं, देवी का रूप दे दिया, उसे दैवीय गुणों से युक्त मान लिया। यहां भी उसको समाज का एक पार्ट नहीं माना, भोग की वस्तु, उपयोग की नहीं, आगे चल के उसको देवी का दर्जा दे दिया भक्तिकालीन कवियों ने। अब और आगे चलते हैं रीतिकाल। 17 विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक मुगलों का जो सामंती वातावरण था, पूरी तरह भोग लिप्सा का वातावरण था, और उस भोग लिप्सा के वातावरण में नारी को उन्होंने पूरी तरह भोग की वस्तु माना। सेज है, सराई है, प्याला है, दोसाला है, इस तरह की वो बातें करते हैं कि शराब की बातें करते हैं, महिलाओं, मतलब उनको यहां भी उनको नारी को जो उचित स्थान मिलना चाहिए समाज में वो नहीं मिला। रीतिकाल के बाद भारतीय युग आता है, द्विविध युग आता है, नारी की चर्चाएं हुई है, स्त्री की दशा का चित्रण हुआ है। छायावाद आता है, दया माया ममता लो आज मधुरमा लो गाध विश्वास हमारा हृदय रत्न निधि खुलाए तुम्हारे पास। नारी को फिर उन्होंने त्याग, दया, तपस्या, तपो मूर्ति, ममता, प्रेम, त्याग की प्रतिमूर्ति, इस तरह की उनको वायवी दुनिया की वस्तु मान लिया। यथार्थ धरातल पर छायावादी कभी भी नारी को नहीं ला सके। तो हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के काल में कवियों का नारी के प्रति दृष्टिकोण या तो भोग की वस्तु माना, या दासी माना, या देवी माना, या वायवी दुनिया माना। नारी को जो उचित स्थान दिया वो प्रगतिवादी कवियों ने दिया। प्रगतिवादी कवियों ने नारी को समाज का एक पार्ट माना, जैसे मनुष्य है, जैसे पुरुष है, उसी तरह स्त्री है। दो पार्ट है समाज के, परिवार के। एक